हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, पावस ऋतु में प्रकृति के कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों, पावस ऋतु कहा गया है वर्षा ऋतु को। देखिए बच्चों, वो आपने भी देखा होगा, वर्षा ऋतु में प्रकृति जो है ना, हमें कितने नए नए रूपों में देखने को मिलती है, कितने परिवर्तन आते हैं। जैसे आसमान में जो है चारों ओर काली काली घटाएं छा जाएंगी। आपने भी देखा होगा कि जब बारिश होने वाली होती है तो एकदम से बादल काले काले हो जाते हैं और बहुत तेजी से हवाएं चलने लगती हैं। कभी कभी काले और भूरे रंग के बादल आकाश में उड़ते हुए नजर आते हैं, देखा होगा तुमने। और वो इस तरह से नजर आते हैं जैसे पहाड़ ही उड़ रहा हो। कभी बारिश आती है, कभी जोर की धूप निकलने लगती। बारिश का मौसम होता है ना, तो पेड़ पौधे भी हरे हो जाते हैं, उनको भी पानी मिलता है, मन को भी अच्छा लगता है। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर, पावस ऋतु में प्रकृति के नए नए रूप देखने को मिलते हैं। कभी कभी आकाश में काले काले असंख्य बादल छा जाते हैं, तब वातावरण सब धुंधमय हो जाता है और कभी तेजी से हवाएं चलने लगती हैं। कभी कभी काले और भूरे रंग के बादल आकाश में उड़ते हुए नजर आते हैं। कभी बारिश हो जाती है तो धरती गीली हो जाती है, तालाब भर जाते हैं, कभी धूप निकलती है। प्रश्न 2, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? उत्तर, मेखलाकार शब्द का अर्थ है करघनी के आकार का गोलाईदार उभार वाला पर्वत। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पहाड़ की विशालता और फैलाव दिखाने के लिए किया है। प्रश्न 3, सहस्त्रदृक् सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? उत्तर, सहस्त्रदृक् सुमन से तात्पर्य है पहाड़ों पर खिले हुए हजारों फूल जो पहाड़ की आंखों के समान प्रतीत हो रहे हैं। कवि ने कल्पना की है कि पहाड़ अपने नीचे फैले तालाब में अपना विशाल आकार देख रहा है। पर्वत पर खिले सहस्त्रों फूलों का पर्वत के नेत्रों के रूप में मानवीकरण किया गया है। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वतों के मानवीकरण करने के लिए किया होगा। प्रश्न 4, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? उत्तर, कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है, क्योंकि दर्पण साफ, स्वच्छ और प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम होता है और तालाब भी अत्यंत साफ, स्वच्छ व निर्मल है। तालाब में ये तीनों गुण थे, इस कारण तालाब की समानता दर्पण से की गई है, क्योंकि तालाब पर्वत के लिए दर्पण का कार्य कर रहा है। प्रश्न 5, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? उत्तर, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे वृक्ष शांत आकाश को छूना चाहते हैं, क्योंकि वे सोच रहे थे कि कब हम आकाश को छू लेंगे। वे अपने मन की उच्च आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते थे। वे मानव की महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रश्न 6, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? उत्तर, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में इसलिए धंस गए क्योंकि अचानक से अंबर धरती पर टूट पड़ा था और घनी धुंध होने के कारण ऐसा लग रहा था कि पूरा आकाश धरती पर आ गया हो। वहां केवल झरनों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के वृक्ष धरती में धंस गए। प्रश्न 7, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? उत्तर, झरने गिरी के गौरव का गान कर रहे हैं और बहते हुए झरनों की तुलना सुंदर मोतियों की लड़ियों से की गई है। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, है टूट पड़ा भू पर अंबर। उत्तर, इसका भाव यह है आकाश में चारों तरफ घने काले काले बादल छा गए और घनी धुंध उठ गई और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ अचानक से धरती पर इतनी जोरदार बारिश हुई तो ऐसा लगा जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। प्रश्न 2, यो जलदयान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। उत्तर, इसका भाव यह है
पहाड़ों पर वर्षा ऋतु में प्रकृति के अनेक रूप रंग देखने को मिलते हैं। कभी अचानक से काले काले घने बादल छा जाते थे, कभी वर्षा होने लगती थी और कभी तालाबों से धुआं उठने लगता था। प्रकृति पल पल में अपना रूप बदल रही थी। तो ये सब देखकर लगता था कि जैसे मानो इंद्र भगवान बादलों रूपी विमान में बैठकर कोई जादू का खेल दिखा रहे हों। प्रश्न 3, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, ए निमेष अटल कुछ चिंता पर। उत्तर, इसका भाव यह है, पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों वृक्ष उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए लग रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे आकाश को छूने की चिंता में शांत होकर उसे अपलक निहार रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे वे आकाश को छूने का कोई उपाय सोच रहे हों कि किस तरह से आकाश को छू सकते हैं। मानो ये वृक्ष मनुष्यों की तरह हमेशा ऊपर उठने की ओर संकेत कर रहे हैं। कविता का सौंदर्य। प्रश्न 1, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जगह जगह पर किया गया है, जिसके कारण प्रकृति सजीव प्रतीत हो रही है। जैसे झरने पर्वतों का यशोगान करने वाले गायक के रूप में प्रतीत हो रहे हैं और पहाड़ अपनी हजार हजार पुष्प रूपी आंखों से अपना विशाल आकार तालाब में निहारता हुआ प्रतीत हो रहा है और पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊपर उठने की इच्छा लिए हुए शांत होकर एकटक आकाश को देख रहे हैं। इस तरह से देख रहे हैं जैसे मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हों। देखिए बच्चों, इसमें कवि की कल्पनाएं जो हैं वो हमें प्रकृति को सजीव प्रतीत करा रही हैं। देखिए, पहाड़ एक निर्जीव है, सजीव नहीं है, फिर भी कवि ने उसे अपनी कल्पना से सजीव कर दिया है। फूलों को पहाड़ की आंखें बताई हैं। इस तरह और जो पेड़ हैं उनमें भी कवि ने मानवीकरण का प्रयोग किया है, क्योंकि वो शांत होकर एकटक आकाश को देख रहे हैं जैसे वो चिंता में डूबे हुए हों। देखिए बच्चों, पेड़ कभी चिंता में डूब सकते हैं नहीं, क्योंकि वे निर्जीव हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है और यहाँ पर कवि ने पेड़ों को चिंता में डूबा हुआ बताया है। देखिए, मनुष्य जो होता है वो हमेशा उच्च आकांक्षाओं से भरा हुआ होता है और हमेशा ही वो ऊपर उठने की सोचता रहता है। तो यहाँ पर भी कवि ने पेड़ों को बताया है कि पेड़ जो हैं वो चिंता में हैं और वो सोच रहे हैं कि हम इतने ऊंचे कब उठेंगे कि हम आकाश को छू लें। तो ये सब कवि की कल्पनाएं हैं। कवि ने प्रकृति को सजीव बना दिया है। प्रश्न 2, आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर करता है? का, अनेक शब्दों की आवृत्ति पर, खा, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर, गा, कविता की संगीतात्मकता पर। तो देखिए, इसका उत्तर होगा खा, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर। इसमें पंत जी ने चित्रात्मक शब्दों के द्वारा कविता में सौंदर्य उत्पन्न किया है। देखिए बच्चों, जब हम इस कविता को पढ़ते हैं ना, तब हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में उसी तरह का चित्र उभरने लगता है, उसी तरह का दृश्य उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इस कविता में कवि ने अपने शब्दों में बहुत ही अच्छे से चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। उत्तर, उदाहरणतः मेखलाकार पर्वतापार, इसमें पर्वतों को करघनी के आकार वाला बताया गया है। अपने सहस्त्र दृक सुमन फाड़, इसमें पहाड़ों पर जो फूल हैं उन फूलों को पर्वत की आंखें बताया गया है। वे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। इसमें पहाड़ पर उगे फूलों को आंखें फाड़े विशाल व्यक्तित्व के समान चित्रित किया गया है। उड़ गया अचानक लो भूधर, इसमें पहाड़ को अचानक से उड़ता हुआ दिखाया गया है। प्रश्न 3, कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है। ऐसे स्थलों को छांटकर लिखिए। देखिए, हमें ऐसे स्थलों को छांटकर लिखना है जिनका कवि ने सजीव चित्रण किया है। उत्तर, निम्न स्थल जैसे अपने सहस्त्र दृक सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। देखिए, इसमें कवि ने फूलों को जो है पर्वत की आंखें बताया है, सजीव चित्रण किया है और उन आंखों से वो नीचे जो तालाब है उस तालाब में अपने शरीर को देखता हुआ बताया है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, इसमें बताया गया है कि झरने जो हैं वो गिरी के गौरव का
गान कर रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर ए निमेष अटल कुछ चिंता पर। इसमें पेड़ों को मनुष्य की तरह दिखाया गया है कि वे चिंता में डूबे हुए हैं, उच्चाकांक्षाओं से भरे हुए हैं, यह दिखाया गया है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।